हेलो दोस्तों, ओनली पीएससी एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बिना कोई टाइम ख़राब किए, क्योंकि बातें करने बैठते हैं तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं और अभी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो बिना कोई समय ख़राब किए हुए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं आयोग। और आज को हमारा आयोग है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले। अगर हम इसके स्वरूप की बात करें तो इसका स्वरूप है संवैधानिक स्वरूप, यानी कि इसका संविधान में वर्णन दिया गया। तो संविधान में कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 338 का। हमने जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पढ़ा था वो दिया था 338 में, और उसके बाद फिर प्रावधान किया गया था आगे चल के 338 का जोड़ा गया था। तो इसमें इसका वर्णन इसमें दिया गया है। संरचना की बात करें अगर अपन इसकी, तो 5 सदस्यीय निकाय है। देखिए, 3 तो इसके सदस्य हो गए, फिर एक उपाध्यक्ष हो गया और एक अध्यक्ष हो गया। तो ये 5 सदस्यीय निकाय है। और अगर इसके कार्यों की बात करें तो ये जो अनुसूचित जनजाति हैं, तो ट्राइबल्स लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है। और ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है? तो ये राष्ट्रपति को देता है। तो ये हमने थोड़ा सा ब्रीफली देख लिया है। अब हम बात करते हैं इसकी डीपली। तो देखें, अगर हम इसके संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो हमने पिछले आयोग में बात करी थी। जो 65वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? जो 1990 में बहुत 65वां संविधान संशोधन अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक आयोग की स्थापना की गई थी। कौन काय के तहत की गई थी? 65वां संविधान संशोधन 1990 के तहत की गई थी। फिर आगे चल के 89 वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2003 में। 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, जिसके द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया संविधान के, और उसमें संशोधन करके अनुच्छेद 338 का लाया गया, यानी कि 338 का जोड़ दिया गया। फिर कब हो? फिर देखें अपन। फिर इस प्रकार वर्ष 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में आया। कब आया था? 2004 में। प्रोसेस कब हुई थी इसकी? 89वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में, और ये अस्तित्व में आया 2004 में। ठीक है, तो आप इसकी स्थापना याद रखिएगा। कब आओ तुझे? 2004 में। और एक बात और, मेरे ये चैनल अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अपनी जो संस्कृति है तो उसको उसकी रक्षा करने के लिए तो थोड़ा सा छोटा सा प्रयास मैं ज़रूर कर रही हूँ। तो इसलिए मैं अपनी क्षेत्रीय भाषा में ज़्यादातर बोलने की कोशिश करती हूँ। वो क्या है कि आजकल देखेंगे अंग्रेजी एक प्रकार से ऐसे ही वो बनती जा रही है भारत में। ये भारत की कंडीशन है ज़्यादातर। बाकी आप देखेंगे तो चीन चले जाइए, चीन में देखेंगे चाइनीज ही चलेगी। पाकिस्तान में चले जाइए, पाकिस्तान में देखेंगे तो उनकी उर्दू और अरबी वही चलेगी। हर देश की अपनी एक भाषा है, लेकिन भारत को अपनी जो हिंदी अपनाने में, या फिर कहें तो जो क्षेत्रीय भाषाएं बोलने में बड़ी शर्मिंदगी महसूस होता है। तो इन्हीं शर्मिंदगी से छुटकारा पाने, मतलब कि लोगों को दूसरों के सामने बेझिझक बोल सकें, तो ये चीज़ें हम लोगों के द्वारा ही, क्योंकि हम लोग नई जनरेशन है और हमारे द्वारा ये प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति को बचाए रखें। ज़्यादा उसमें विदेशी तत्वों को मिश्रण ना लाएं। संविधान तो बना है विदेशी तत्वों से, लेकिन वो जैसे बना है कि उसमें वो भी भारत को जो सूट करते थे, जो भारत के क्षेत्र में वो लागू हो सकते थे, वही तत्व अपनाए गए हैं। तो आप अपने इस प्रकार भाना चाहिए कि भाई ये संविधान भी विदेशी तत्वों से ही मिलकर बना है। अच्छी बात है, अंग्रेजी आना चाहिए, लेकिन अपनी भाषा बोलने में कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, हो गई अपनी बात। तो अब हम अगर बात करें इसके संवैधानिक प्रावधान की, संवैधानिक उपबंधों की बात करें, क्या क्या संविधान में उपबंध दिए गए हैं, तो देखिए अनुच्छेद हमने पहले देख लिया कि इसका वर्णन काय के तहत किया गया, अनुच्छेद 338 के तहत किया गया। तो 338 का में क्या दिया गया है
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होगा। ठीक है। फिर देखें तो 338 का 1 में आयोग के गठन की बात की गई है कि कैसे जाकर गठन होएगा। फिर 338 का 2 में आयोग में एक अध्यक्ष होएगा, एक उपाध्यक्ष होएगा, 3 अन्य सदस्य होंगे जो कि हम ऊपर देख चुके हैं। और आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यों की जो सेवा शर्तें होंगी और उनकी जो भी पदावधि का निर्धारण होगा वो कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, है ना। तो इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। 5 सदस्यीय निकाय है, 2004 में अस्तित्व में आया है। 2003 में ये संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत ये इसकी स्थापना हुई थी, मतलब जब यह संविधान में अनुच्छेद जोड़ा गया था। ठीक है। तो फिर हम देखें आगे जाके 338 का 3 आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति, जो कि मैं अभी बोली थी। 338 का 4 में देखें तो आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति, तो आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं वह कर सकता है, तो विनियमित कर सकता है। फिर देखें 338 का 5 में आयोग के कार्य और कर्तव्य, आयोग के क्या क्या कार्य होंगे और कौन कौन से कर्तव्य होंगे, तो वो बताया गया है 338 का 5 में। फिर हम अगर आगे चलें तो देखें, हम आगे चलें 338 का सब क्लॉज 5 का सब क्लॉज कौन सा? घ। इसके अंतर्गत बताया हुआ है आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा। किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को। 338 का 6 में बताया है राष्ट्रपति आयोग की रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक पटल पर रखेगा, है। तो जो बताया हुआ 338 का 6 में। फिर देखें 338 का 7 की बात करें तो राष्ट्रपति आयोग की रिपोर्ट को संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपेगा। कोई राज्य से संबंधित रिपोर्ट जो भी है तो वहाँ के जो राज्यपाल होगा, वहाँ से रिलेटेड जो भी राज्यपाल होगा वो राष्ट्रपति उन्हें देगा। तो 338 का 8 की बात करें तो आयोग किसी कृत्य को करते समय सिविल न्यायालय की शक्ति धारण करता है। आयोग जब भी कोई कार्य कर रहा है सॉरी और 338 का 9 है, ये मैं बताया हुआ है केंद्र एवं राज्य सरकार अनुसूचित जातियों के संबंध में कोई भी नियम या विधि बनाते समय आयोग से परामर्श करेगी। तो यही वाले उपबंध जब हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पढ़ा था तो इसी प्रकार के उपबंध वहाँ में भी दिए गए थे। बस जहाँ मैं कहा कि अनुच्छेद 338 का जोड़ दिया होगा वो 338 का 338 अकेला था, तो यही उपबंध हमने वहाँ पढ़े थे। और याद रखिएगा पेपर में आ जाता है जो आयोग को या कोई सा भी आयोग रख दें उसे किस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त की गई हैं या किस प्रकार से वह काम करता है, तो उसे सिविल न्यायालय की शक्तियाँ दी गई हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं आगे कौन से प्रावधान आते हैं। अब देखें आयोग की संरचना। वैसे तो आप संरचना समझ ही गए होंगे, हमने ऊपर बता दी है यहाँ पे। तो देखिए आयोग की संरचना की बात करें तो आयोग की संरचना में देखेंगे आप एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, 3 सदस्य होंगे, मिलकर बना होगा इनसे। फिर राष्ट्रपति के आदेश एवं मुहर लगे आदेश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं ये लोग, और इनकी सेवा शर्तें का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा करा जा रहा है। तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा रही क्योंकि मैंने पिछली स्लाइड में पढ़ा दिया यह चीज़ें। और ये वर्तमान के ये लिखे तो हैं लेकिन मैं अभी इनको नहीं बता रही क्योंकि हो सकता है पेपर आते आते कोई चेंज हो जाए, इनमें चेंजेस आ जाएँ, तो ये चीज़ें हम जब वहीं देख लिए जब पेपर हुए ना। फिर देखें हम आयोग के कार्य कौन कौन से हैं। कार्य की बात करें, चलो जाओ कार्य करवा दें। अब इनसे अपन ने गठन करवा दिया इनको और इनकी संरचना भी तय करवा दी कौन कौन रहेगा इनके अंदर। अब देख लें अपन इनके कार्य कौन कौन से रहेंगे, जिन्हें कौन कौन से कार्य सौंपे गए हैं। तो जनजातियों को जो प्राप्त संवैधानिक संरक्षण की समीक्षा करना, मतलब उनको कौन कौन से संवैधानिक संरक्षण दिए गए संविधान के तहत, जिनका भी हमने देखा था उपबंध किया गया, तो उनकी समीक्षा करना। फिर देखें तो जनजातियों को संविधान में दिए गए अधिकार किस प्रकार से प्राप्त हों उसके बारे में सरकार को परामर्श देना। मतलब कि अगर सरकार कोई नीति बना रही है तो उन नीतियों को किस प्रकार बनाया जाए, या फिर उनके उनको जो अधिकार प्राप्त हैं उनको किस प्रकार उनको मतलब उनका संरक्षण किया जाए। तो ये सब बताया गया कि उन्हें किस प्रकार उनके अधिकार उन तक पहुँचाए जाएँ, क्योंकि अधिकार तो दी जाती हैं लेकिन ये सब किताबों की बातें रहती हैं। आप देखेंगे ज़मीनी लेवल पर हकीकत का छुआ रही रहती है, है ना। तो ये सब आयोग के ही काम है ना।
फिर देखें जनजातियों के अधिकारों के हनन की स्थिति की जांच करना। अगर इनके अधिकारों का हनन होता है तो आयोग को अभी हमने पढ़ा था स्वयं विनियमित करने के अपने जो भी कार्य हैं कर सकता है। फिर देखेंगे राष्ट्रपति को जनजातियों के अधिकारों के विकास के बारे में प्रतिवर्ष रिपोर्ट देना। तो ये तो जाके कार्य हैं। अब देखें अन्य कार्यों की बात करें, अन्य कार्य की देखें तो वन क्षेत्र के निवासी जनजातियों को लघु वनोपज पर स्वामित्व का अधिकार देना। जो वनोपज होती है उनको स्वामित्व का अधिकार देना। फिर है कानून द्वारा जनजाति समुदाय के खनिज तथा जल संसाधन आदि पर अधिकारों को सुरक्षित रखने के उपाय करना। आगे देखें तो जनजातियों के विकास तथा बहनीय आजीविका के लिए रणनीतियाँ जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उनका निर्धारण करना। फिर देखें तो ऐसे समुदायों में वन सुरक्षा व सामाजिक वानिकी में अधिक सहयोग के उपाय करना। फिर जो पेशा अधिनियम है 1996 में बना था, पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। पेशा अधिनियम ये जनजातियों से ही संबंधित है, तो जो आया वो तो 1996 में, तो उनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना। फिर आगे और देखें हम लोग जनजातीय समूह के जो पुनर्वास संबंधी कार्यों को प्रभावी बनाना। तो जैसे कोई क्षेत्र में जनजाति रह रही है, वहाँ अगर नदी जोड़ो परियोजना, अगर ऐसी कोई सरकारी परियोजना चलती है तो उनको पुनर्वास दूसरी जगह भेज दिए जाते हैं, या फिर उन उस क्षेत्र में बाढ़ आ जाए तो दूसरे क्षेत्र में उनको रखती हैं। तो उन सब भी जो कार्य हैं तो वह देखना सही तरीके से हुआ है नहीं और प्रभावी बनाना। तो चलिए अब हम आगे देखें आयोग की शक्तियाँ। आयोग की शक्तियाँ कौन कौन सी, तो इस आयोग की कौन सी शक्तियाँ दी? सिविल न्यायालय की शक्तियाँ इसको समान है। सिविल न्यायालय की शक्ति हैं वही इसकी शक्तियाँ हैं। अब इस आयोग की शक्तियों में अगर बात करें, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के ही समान है, हमने पहले पढ़ ला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अब आयोग अपनी रिपोर्ट कौन सौंप रहा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक पटल पर रख रहा है, और अगर स्वीकृत कर लेते तो कछु बात नहीं है, अगर अस्वीकृत करती है तो कानूनों को स्पष्ट ज्ञापन सहित, यानी कि संसद को बताने पड़ेगा कि हमने जा रिपोर्ट इसलिए अस्वीकृत करी है, जहाँ में जा खामी रह गई थी, है ना। फिर देखें तो राज्य सरकार संबंधी कोई भी रिपोर्ट है तो वह संबंधित राज्य के राज्यपाल को देगा, और राज्यपाल राज्य विधानमंडल के समक्ष रखेगा। स्वीकृत कर ली तो कछु बात नहीं है, अस्वीकृत कर ली तो उन्हें कारण बताने पड़ेंगे, हमने जा वजह से इसे अस्वीकृत किया है। अब अगर हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें, तो अभी तक हमने आयोग के बारे में सब देख लिया। आयोग की हमने देख लिया गठन की बात कर ली, उसकी संरचना की बात कर ली, और उसके कार्यों की बात कर ली, और संवैधानिक प्रावधान। तो ये तो हमने आयोग से संबंधित सब चीज़ें लगभग पढ़ ली हैं। अब हम देखें अन्य कार्य भी देख लिए, हमने कार्य भी देख लिए। अब हम देखें इसकी आयोग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मतलब पहले क्या क्या रही है। तो चलिए देखते हैं हम आयोग की पृष्ठभूमि। तो जी.एस. घुरिये करके थे, ने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है। जी.एस. घुरिये ने, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जी.एस. घुरिये ने ना जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है। एक ठक्कर बप्पा भी बोलते हैं, को आदिवासियों को मसीहा कहा जाता है। तो ठक्कर बप्पा को आदिवासियों को मसीहा कहा जाता है। साइमन कमीशन 1928 में आया था, में पहली बार जनजातीय शब्द का प्रयोग किया गया था। अगर पेपर में बन जाएगा पहली बार जनजाति शब्द का प्रयोग कब करोगे, तो वो भाव तो साइमन कमीशन में 1928 में। फिर भारत शासन अधिनियम आया 1935 में। भारत शासन अधिनियम में पहली बार अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया था। फिर भारत शासन अधिनियम में हुआ था पहली बार जनजाति शब्द का प्रयोग कब हुआ, तो साइमन कमीशन के समय 1928 में। और फिर आ जाए अगर अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग कब भाव पहली बार प्रयोग, तो वो भाव तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 में। फिर देखा हम अनुच्छेद 341 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है, वह विभिन्न जातक आतंक के नाम एक जो विभिन्न जातियां हैं उनके नाम पर एक सूची में शामिल कर दे उनको, है ना। तो जो ये वाला शब्द गलत लिख गया है, तो जातियों के नाम पर एक सूची में शामिल कर दे उन लोगों को जो विभिन्न जातियां हैं, तो उनकी एक सूची तैयार करें। फिर हम देखें अनुच्छेद 342 में 342 क्या कहता है।
तो अनुसूचित जनजातियाँ वे आदिवासी या आदिवासी समुदाय या इन आदिवासियों और आदिवासी समुदायों का भाग या उनके समूह हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है। तो जो बता रहा है अनुसूचित जातियों के बारे में 342 कि ऐसे समुदाय हैं जिन्हें राष्ट्रपति ने इस समुदाय में या इस प्रकार के समुदाय में एक अधिसूचना के द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा घोषित करा गया है। फिर अनुसूचित जातियां देश भर में मुख्यतः वनों और पहाड़ी इलाकों में फैली हुई हैं। तो ये भाई पिछड़े हुए, ये बेचारे बहुत पिछड़े हुए लोग हैं। तो इन्हें शहर में पहले रहने नहीं दिया या गाँव में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, तो उन्होंने अपनी जंगल और पहाड़ी एरियो को ही अपनी ज़िंदगी मतलब वहीं गुजार ली और आज भी वो वहीं फिर उन्होंने वही इन्वायरमेंट उन लोगों को सूट करता है। फिर हम देखें राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति का निर्धारण किया जाता है जिसमें राज्यों के राज्यपाल से परामर्श किया जाता है। अगर राष्ट्रपति अनुसूचित जाति का निर्धारण कर रहा हो तो वहाँ के राज्यपाल से वह परामर्श कर लेगा। फिर संविधान के अनुच्छेद 365-25 में राष्ट्रपति अनुसूचित जाति को सूचीबद्ध करता है। ये कहाँ के अनुच्छेद में है? ये 365 के सब क्लॉज 25 में। और हमने ये देख ही ली थी पहले 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 ए या 338 का, ए और का दोनों एक ही है ना, जोड़ा गया जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन का प्रावधान करता है। अब 2004 में एसटी आयोग या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक अलग संस्था के रूप में अस्तित्व में कब आया था? 2004 में। भारत के पूर्वी राज्यों में, जो उत्तर पूर्वी राज्यों में जनजातियों की आबादी सर्वाधिक है। तो हम देखें अगर भारत के जो सर्वाधिक जनजातियाँ कहाँ मिलेंगी आपको, तो भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ पर ज़्यादा हैं। सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य की बात कर लें तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पूरा जनजातीय एरिया है। और अपन अब देखेंगे तो जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया गया, मध्य प्रदेश में प्रोग्राम हुआ था 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस को जनजाति गौरव दिवस मनाने का घोषणा करी गई है। और जो स्वतंत्रता सेनानी थे जनजाति से संबंधित पूरे मध्य प्रदेश में, तो उन्हीं के लिए ये पूरा समर्पित है। तो ये कब मनाया गया? तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। और हर साल अब ये 15 नवंबर को ही मनाया जाएगा। और जो अपने एक बिरसा मुंडा हैं, भगवान बिरसा मुंडा कहे जाते हैं, जिन्हें जनजाति लोग भगवान मानते हैं, तो वे भी स्वतंत्रता सेनानी थे और उनकी जयंती है, तो उनके लिए भी वो 15 नवंबर मनाया जाता है, स्पेशल है उनके नाम से। ठीक है, तो हमने ये देख ही ली है कौन कौन से फैक्टर है, वो हम देख लेते हैं। ये संरचना की तो हमने बात कर ली है, नियुक्ति कर ली, कार्यकाल कितना वर्ष को है? 3 वर्ष को। उसका कार्यकाल भी हमने देखा तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को भी 3 वर्ष का था। पुनर्नियुक्ति 2 बार से अधिक नहीं होगी, वहाँ सेम वैसे ही है। और अध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो अनुसूचित जाति का सदस्य होगा जो सामाजिक और राजनीतिक कार्य करता हो। अगर जहाँ का अध्यक्ष कंपलसरी है कि वो अनुसूचित जनजाति का सदस्य ही होगा, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति होगा जिसे राजनीतिक और सामाजिक कार्य करता हो। और जो उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा होगा और अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा होगा। अध्यक्ष को किसका दर्जा होगा? कैबिनेट मंत्री का। और उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा होगा। सदस्यों को भारत सरकार के सचिव के तुल्य बराबरी का दर्जा होगा। और उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों में से कम 2 व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के होंगे। अनुसूचित जाति के क्षेत्रीय कार्यालयों की बात करें तो 6 हैं। हमने वहाँ पे भी देखे थे क्षेत्रीय कार्यालय। और जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में, और यहाँ पे भी इनके क्षेत्रीय कार्यालय 6 हैं। एक देखें भोपाल, एक तो भोपाल में है मध्य प्रदेश के, फिर देखें शिलोंग मेघालय में, रायपुर छत्तीसगढ़ में, भुवनेश्वर उड़ीसा में, और रांची झारखंड और जयपुर राजस्थान में। तो ये क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनमें से एक मध्य प्रदेश में है। तो ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाएगा। 6 क्षेत्रीय कार्यालय में से मध्य प्रदेश में एक क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वह है भोपाल में। अब अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करें वर्तमान तक के, तो देखते कौन कौन से हैं। एक तो कुंवर सिंह 2004 में बने थे, क्योंकि जो आयोग अस्तित्व में कब से आया? 2004 से।
2004 से 2007 तक रहे थे। फिर उर्मिला सिंह 2007 से 10 तक। रामेश्वर ओरांव 2010 से 2013। फिर दूसरी बार रामेश्वर ओरांव बने 2013 से 16 तक रहे। नंद कुमार साई 2017 से 21 तक। और हर्ष चौहान बने वर्तमान में 2021 में बने हैं, और अभी भी यही हैंगे, और बदल जाएं तो कह नहीं सकें। वैसे 3 साल को रहे थे कार्यकाल, उसके पहले अगर इस्तीफा देना चाहें तो जो भी हो। खैर अभी तो यही है वर्तमान में। तो कितने 6 अध्यक्ष बन चुके हैं अभी तक। ठीक है, अगर इनके याद करने की ट्रिक बताऊँ आपको तो वो भी मैंने बना ली है। कुंवर, सुन लीजिए सही से और लिख लीजिए अगर लिखना चाहें तो। कुंवर उर्मिला के राम राग में, कुंवर उर्मिला के राम राग में नंद साईं हर्षाए। कुंवर उर्मिला के राम राग में नंद साईं हर्षाए। कुंवर उर्मिला के राम राग यानी राम ओरांग, राम राग में नंद साईं, नंद कुमार साईं, हर्ष चौहान हर्षाए। हर्षाए यानी हर्ष चौहान। तो एक बार और सुन लीजिए। कुंवर उर्मिला के राम राग में, राम ओरांग, राम राग से है राम ओरांग, नंद कुमार साईं से नंद साईं, हर्षाए से हर्ष चौहान। तो ये है ट्रिक याद करने की। तो आप ये लिख लीजिए, कुंवर उर्मिला के राम राग में नंद साईं हर्षाए। तो जब मैंने पढ़ लिया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग। तब तक आप रिवीजन करते रहिए, भूलने नहीं है अपने। हाँ, पेपर आने वाला है। ठीक है, फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास में। तब तक रिवीजन अच्छे से हो जाए आपका। ठीक है, बाय बाय।